वॉइस ओवर के ऊपर एक वीडियो बनाओ ना। वॉइस ओवर कैसे करते हो? वॉइस ओवर के लिए कौन सा माइक यूज करते हैं? वॉइस ओवर। ओके, बनाते हैं। इस टाइप के कमेंट्स मुझे इतने ज्यादा आते हैं कि कभी कभी लगता है लोग मेरी वीडियोस देखने से ज्यादा मेरी वॉइस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने वॉइस ओवर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप भी अपनी वॉइस को एक प्रोफेशनल स्टाइल में रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने फोन से। लेकिन उससे पहले एक सच बताऊं, अगर आप 2 साल पहले मेरी वॉइस सुन लेते ना, तो शायद आप ये वीडियो ही स्किप कर देते, क्योंकि उस टाइम तो मैं इतना ज्यादा भूखा था कि कुछ नहीं मिला तो वर्ड्स ही खा जाता था, क्योंकि घर वाले खाना नहीं देते थे। और कभी कभी तो मैं इतना फास्ट बोलता था कि मुझे खुद समझ नहीं आता था भाई मैं बोल क्या रहा हूँ। एंड सबसे फनी पार्ट, मुझे क्या लगता था कि प्रॉब्लम मेरी वॉइस में है, इसलिए मैं यूट्यूब पर सर्च करता था बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, प्रोफेशनल वॉइस ओवर सेटअप, एंड जैसे ही इनका प्राइस दिखता था मेरा यूट्यूब करियर वहीं का था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ प्रोफेशनल वॉइस का माइक से उतना रिलेशन नहीं है जितना रिकॉर्डिंग और एडिटिंग से है। तो आज मैं आपको वही सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं सिर्फ फोन से वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, कैसे बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करता हूँ और कैसे वॉइस को इतना क्लीन बनाता हूँ कि लोग कॉमेंट्स करते हैं प्लीज भाई वॉइस ओवर के ऊपर एक वीडियो बनाओ ना। एंड अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो प्रोफेशनल वॉइस ओवर के मेन 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, सेकंड, आप कैसे बोलते हो, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी ऑडियो को कैसे एडिट करते हो। एंड सबसे फनी बात तो ये है कि 90% बिगनर्स इन तीनों में से एक भी चीज पे ध्यान नहीं देते। वो तो बस सीधा अमेज़न खोलकर माइक ढूंढने लग जाते हैं, जैसे माइक आते ही उनकी वॉइस टोनी कक्कर जैसी हो जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, और इसीलिए आज हम शुरू करेंगे सबसे अंडररेटेड चीज से, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट की। क्योंकि अगर ये गलत है तो बाकी सब चीज बेकार है, और मैं गारंटी देता हूँ आप में से बहुत सारे लोग अभी भी घर में सबसे गलत जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी रिकॉर्डिंग खाली रूम, हॉल या टैलेंट रूम में करते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। आपकी वॉइस खराब नहीं है, आपकी लोकेशन ही खराब है। एंड बिलीव मी, ये मिस्टेक मैंने भी की है। मैं सोचता था यार रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग है, कहीं भी कर लो, लेकिन जब हेडफोन्स लगाकर अपनी ऑडियो सुनता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे मैं किसी खाली रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बबलू की मम्मी जहाँ कहीं भी हो जल्दी से अनाउंसमेंट विभाग में पहुंचे। इको इको और सिर्फ इको। फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि प्रोफेशनल क्रिएटर्स और वॉइस एक्टर्स सबसे पहले रूम को फिक्स करते हैं, माइक को नहीं। एंड एक अच्छा रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका माइक्रोफोन आपसे भी ज्यादा सुनता है। जैसे रोड पर गाड़ियों की आवाज, फैन की आवाज, भौंकते हुए कुत्ते की आवाज, पड़ोस वाले आंटी की आवाज, सब कुछ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपने पूरे रूम को क्लोज करता हूँ, लाइक विंडोज, डोर्स और फैन और टीवी को ऑफ करता हूँ, ताकि बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल ना के बराबर आए। एंड अब बात आती है रूम के बेस्ट रिकॉर्डिंग लोकेशन की। और शायद आप ये सुन के हंसो, लेकिन कपड़ों की अलमारी के अंदर ही सबसे बेस्ट स्टूडियो लेवल रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि कपड़े साउंड को एब्सॉर्ब करते हैं, इको कम करते हैं और वॉइस को वार्म बनाते हैं। इसलिए कई वॉइस एक्टर्स अलमारी के पास ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड मैं भी अपनी वॉइस को यही रिकॉर्ड करता हूँ। बस रिकॉर्ड करने से पहले अलमारी को पूरे कपड़ों से भर दो, उसके डोर्स को ब्लैंकेट से कवर कर दो ताकि वॉइस टकराए नहीं। एंड और भी काफी सारी दूसरी बेस्ट लोकेशंस है, जैसे बेड के पास, कर्टेन के पास, सोफे के पास, कारपेट के पास, यानी जहाँ सॉफ्ट चीजें ज्यादा हो, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस साउंड को एब्सॉर्ब करती है एंड वहीं हार्ड सरफेस साउंड को बाउंस करती है। तो आपका रूम रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए इस टेस्ट को करो, जिसे मैं आज भी करता हूँ। अपने रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ और एक बार जोर से ताली बजाओ। अगर आवाज ताली बनकर वापस आ रही है तो आपका रूम रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आवाज तुरंत खत्म हो जाए तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड बिलीव मी, सिर्फ ये एक चेंज करने के बाद मेरी रिकॉर्डिंग में इतना डिफरेंस आया था कि मुझे लगा कि मैंने नया माइक्रोफोन खरीद लिया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी थी। मान लो आपने एक परफेक्ट रूम ढूंढ लिया, सब कुछ साइलेंट कर दिया, फिर भी वॉइस एवरेज लग रही है। क्यों? क्योंकि अब बात आती है फोन को एग्जैक्ट कहाँ रखना है। और यहीं पर बिगनर्स अगली बड़ी गलती करते हैं, फोन या माइक को मुंह के बिल्कुल सामने रखना। और मुझे पता है आप में से आधे लोग अभी एग्जैक्टली यही करते हैं। बस फोन उठाते हो, रिकॉर्डिंग बटन दबाते हो और सीधा मुंह के सामने रख देते हो। फिर होता क्या है, माइक्रोफोन के ऊपर हवा का तूफान आ जाता है। रिजल्ट, पी और बी वाले वर्ड्स ब्लास्ट करते हैं, वॉइस डिस्टर्बेड लगती है और ऑडियो की क्वालिटी नीचे चले जाती है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, फोन को डायरेक्टली अपने मुंह के सामने कभी मत रखो, उसे थोड़ा साइड में रखो, लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल पर। और जब भी रिकॉर्ड करो तो अपने मुंह को सामने रख कर करो, ना कि माइक्रोफोन की तरफ। इससे मुंह की हवा डायरेक्टली माइक्रोफोन में नहीं जाएगी, जिससे वर्ड्स क्लियरली सुनाई देंगे। और एक और चीज जो मैं बहुत लेट सीखा, फोन को हाथ में पकड़कर रिकॉर्ड कभी मत करो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन माइक्रोफोन सब सुन लेता है, लाइक फिंगर्स मूवमेंट, फोन चेक, कवर की रबिंग, सब कुछ। इसीलिए फोन को स्टेबल सरफेस पे रखो, या फिर हो सके तो
किसी स्टैंड का यूज करो। एंड अवर नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोनाउंसिएशन। अगर आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हो तो लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे एंड वीडियो को तुरंत ही स्किप कर देंगे। तो इसीलिए जितने हो सके उतने डिफिकल्ट वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करो एंड अपनी स्क्रिप्ट को तब तक रीड करो जब तक आप पूरे वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते। और अगर फिर भी किसी वर्ड को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो या तो उसको अपनी स्क्रिप्ट से हटा दो या फिर उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दो। एंड यही मेथड हर एक बड़ा क्रिएटर यूज करता है जिससे कि उनकी प्रोनाउंसिएशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अब आता है वो पार्ट जिसने मेरी वॉइस को सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है। एंड ये कोई ऐप नहीं है, ना ही कोई हिडन सेटिंग है, ये है आपके बोलने का तरीका। देखो, जब मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ रहा था, ना ही उसमें कोई फीलिंग्स थी और ना ही कोई इमोशन थे। ऐसा लगता था जैसे स्कूल में पैराग्राफ रीडिंग चल रही है और इसी वजह से वॉइस बोरिंग सी लगती थी। फिर मैंने एक रूल बनाया, स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्क्रिप्ट को किसी दोस्त को समझाना है। एंड आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई लेक्चर नहीं दे रहा, और यही डिफरेंस ऑडियंस फील करती है। तो इसीलिए जब भी आप रिकॉर्ड करो तो इमेजिन करना कि आपके सामने आपका कोई निठल्ला सा दोस्त बैठा है और आप उसे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहे हो। बस वॉइस ऑटोमेटिकली नेचुरल लगने लगेगी। एंड एक और चीज जिसने मेरी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करी है, रोज 10 मिनट लाउड रीडिंग, बस ना 1 घंटा ना 2 घंटा, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस। मैंने भी स्टार्टिंग में वर्ड्स खाए हैं, प्रोनाउंसिएशन बिगड़ी है, रीटेक्स पे रीटेक्स लिए है, लेकिन डेली प्रैक्टिस ने सब कुछ इंप्रूव कर दिया। और अगर आप चाहो तो इन वर्ड्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिनकी मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। एंड अब बारी है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, एडिटिंग, जिसमें मैं यूज करता हूँ क्रिएटर्स फेवरेट लेक्सिस ऑडियो एडिटर का। तो मैं यहीं पर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड यहीं पर उसे एडिट भी करता हूँ, क्योंकि इसके कुछ कूल से फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मोस्टली तो ये वाला, देखो हम कोई रोबोट तो है नहीं कि एक ही बार में अपनी स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ ले, वो भी बिना ब्रेक लिए। तो इसीलिए मैं ये वाले फीचर का यूज करता हूँ। इसमें एक्चुअली होता ये है कि हम यहीं पर अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो आपकी एक बड़ी सी स्क्रिप्ट है जिसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करो, देन इस पिन वाले आइकन को ड्रैग करके वहां ले जाओ जहां से आपको सेकंड पार्ट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, और फिर इस येलो वाले बटन पर क्लिक करो। तो इससे सेकंड पार्ट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेफ रहेगा। एंड अगर सेकंड पार्ट में कुछ गलत बोल दिया है या पूरा का पूरा सेकंड पार्ट ही गलत है तो आप यहीं से उसे ट्रिम और कट भी कर सकते हो। सिंपली उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना जिसे कट करना है एंड फिर ये 3 डॉट्स में जाकर इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इससे वो पार्ट इजीली ट्रिम हो जाएगा। एंड अब सीधा अपने रिकॉर्डिंग के पॉइंट पर आते हैं। तो अगर आप भी लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे पहले ये हिडन सेटिंग जरूर से सेट कर लेना, जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सिंपली इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके नीचे ऑप्शंस एंड हेल्प वाले सेक्शन में जाकर ऑप्शंस पर क्लिक करना। देन यहाँ क्वालिटी को 192 से हटाकर 320 पर सिलेक्ट करना। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट डिले को 50 पर सेट करना एंड लेटेंसी भी 50 पर। इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टीरियो इनटू मोनो चैनल के चेक बॉक्स को चेक कर देना और ऑटो इनपुट सोर्स को डिफॉल्ट पर ही रहने देना। देन फॉर्मेट फॉर शेयरिंग में वेव को सिलेक्ट करना एंड इंक्रीज रिकॉर्ड बफर को अनचेक कर देना। देन बिलीव मी, अगर अब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करोगे ना तो वो पहले से ज्यादा अच्छी साउंड करेगी। लेकिन एडिटिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं मेरी एक वॉइस सैंपल को यहीं पर रिकॉर्ड भी करूंगा एंड उसे एडिट भी करूंगा। तो सबसे पहले आप ये वॉइस सैंपल सुनो। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से ही रिकॉर्ड करी है। एंड अब चलो इन्हें एडिट करते हैं। तो सिंपली ऊपर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करो और इफेक्ट्स में जाओ। एंड अब आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारे काम के ये सिर्फ 4 है, जिसमें से फर्स्ट है नॉइस रिडक्शन। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है। तो आप इसे जितना ज्यादा बढ़ाओगे नॉइस उतनी ही रिमूव होगी, बट इसे ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि ज्यादा बढ़ाने से नॉइस के साथ साथ आपकी वॉइस भी कट होने लगेगी, कुछ इस टाइप से। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से ही रिकॉर्ड करी है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे 40 से 45 के बीच में ही रखो, वो ही बेस्ट है। और रेट को 25 से 30 के बीच में रखो एंड अटैक एंड रिलीज को 10 से 15 के बीच में रखो और इस लो फिल्टर को अनचेक कर देना, देन अप्लाई। तो नॉइस रिडक्शन के बाद आ जाओ कंप्रेसर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर करता क्या है। तो कंप्रेसर का काम होता है आपकी वॉइस की वॉल्यूम को कंट्रोल और बैलेंस करना। तो देखो, जब आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो कुछ वर्ड्स ज्यादा लाउड हो जाते हैं और वहीं कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। इसीलिए कंप्रेसर इन दोनों के बीच के गैप को बैलेंस करता है, जिसका रिजल्ट हर वर्ड क्लियरली सुनाई देते हैं, वॉइस और भी ज्यादा बैलेंस्ड लगती है और व्यूवर्स को भी बार बार वॉल्यूम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो इसे सेट करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ही ऑप्शन है। तो इसकी वैल्यू को 15 से 20 के बीच में ही रखना एंड रेट को 2.3, अटैक को 10 एंड रिलीज को 87 और मेकअप गेन को 2 से 3 dB से ज्यादा मत बढ़ाना, देन अप्लाई। एंड अब आता है वो टूल जिसका नाम सुनकर ही बिगनर्स डर जाते हैं, इक्वलाइजर। लेकिन एक्चुअल में इक्वलाइजर बहुत सिंपल है। देखो, इसके सामने के जो ये 5 ऑप्शंस है वो वॉइस को भारी और वार्म बनाते हैं, मतलब वॉइस में बेस क्रिएट करते हैं। और ये जो लास्ट के 5 ऑप्शंस है वो वॉइस को क्लियर, क्रिस्प एंड शाइनी बनाते हैं। तो चलो इन्हें सेट करते हैं। फर्स्ट वाले को -12 पर, सेकंड वाले को -8 पर एंड थर्ड वाले को -4 पर, फोर्थ वाले को
-2 पर एंड 5th वाले को -1 पर। और अब इन बचे वालों को प्लस करना है, तो 6th वाले को +3, 7th वाले को भी +3, 8th वाले को +4, 9th वाले को +3 एंड लास्ट वाले को +2। और ये प्री एम्पलीफायर को 0 dB पर, देन अप्लाई। और अब फाइनली बारी है नॉर्मलाइजेशन की, और ये स्टेप लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन का काम है ऑडियो को प्रॉपर लाउडनेस तक ले जाना। मान लो आपने परफेक्ट रिकॉर्डिंग कर ली, परफेक्ट एडिटिंग कर ली, लेकिन वॉल्यूम अभी भी लो है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन इंश्योर करता है कि ऑडियो प्रॉपर लेवल पर हो, ना बहुत लो ना बहुत हाई। और इसीलिए मैं इसे हमेशा एंड में यूज करता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हो तो इस फ्लो को याद रखना, पहले नॉइस रिडक्शन, फिर कंप्रेसर, फिर इक्वलाइजर एंड देन नॉर्मलाइजेशन। एंड अगर आप चाहो तो मेरी इन सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिनका मैं यूज करता हूँ। तो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी वॉइस को AAC फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करना, इससे आपकी वॉइस क्वालिटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।